तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, जबकि कॉन्शियसनेस का भी एक एक्सेप्शन है कॉन्शियसनेस का भी, क्या? कोमा लाइंग पर्सन। कोमा। कोमा लाइंग पर्सन में है, ठीक है। चलो अब क्या है, हाँ अब 2-3 पॉइंट लिखना शुरू की। ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलेइंग रिएक्शन, अंडरलाइंग रिएक्शन, मतलब हर चीज जो जिंदा का फीचर है, ऑल द लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग रिएक्शन, अंदर में उसके अंदर के लिए, या यूं बोलो कि हर जिंदा फंक्शन के पीछे कुछ ना कुछ रिएक्शन है। हम सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रिएक्शन छुपा हुआ है ऑटोमेटिकली, या यूं ही कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू is not present in the constituent cells. Properties of tissues are not present in the constituent cells. मतलब कोई भी टिश्यू, जैसे मान लो ये एक टिश्यू है, देखो याद रखना ये सबसे बोरिंग और बकवास चैप्टर है, सिर्फ इसको सुनने में मजा आता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, यहाँ पे कुछ उतना डॉक्टर वाला फीलिंग आता है। बट इस चैप्टर के बाद जो भी पढ़ेंगे वो बायोलॉजी का फील दिलाएगा। देखो ये टिश्यू है, ठीक है। इस टिश्यू में देखो, जैसे मान लो हम अपना बात कर रहे हैं, कौन सा टिश्यू का बात कर रहे हैं, ब्लड। ब्लड एक टिश्यू है नहीं है? यस सर। है, याद करो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अभी कौन है, एक मिनट, हाँ तो देखो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो ब्लड का कुछ कुछ मेन काम बता रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, है नहीं है? यस सर। है। अच्छा ब्लड किस किस सेल से मिलकर बना हुआ है? सौरभ बताएगा, सौरभ यस सर। जरा बताओ ब्लड किस किस सेल से मिलकर बना हुआ है? ब्लड में कौन कौन सा सेल है? आरबीसी है कि नहीं ब्लड में, बताओ। सर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट सर। वेरी गुड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। साजन तेरे बगल में तो नहीं है? हम छत पर है सर। अच्छा छत पे, तब ठीक है, ठीक है सर, गुड। हमको लगा तुम हिंदी में बताएगा, हिंदी में बताता तो समझ में आता, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। अच्छा नॉर्मली आरबीसी का काम है ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन अगर ब्लड नहीं हो, सिर्फ आरबीसी रख दे, तो क्या वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। आरबीसी ऑक्सीजन को सिर्फ पकड़ता है, क्या अपने यूं बोलो उसके अटैच हो सकता है। उस आरबीसी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम ब्लड एज अ होल करता है, ना कि आरबीसी इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब ये कि ब्लड का जो फीचर था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। मींस कि जैसे ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी का बात करते हैं, सेल, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली बॉडी। जब हम इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे होते हैं
तो जो फीचर भी सेल के पास है वो सारा फीचर टिश्यू के पास तो होगा ही, लेकिन टिश्यू के पास कुछ नया भी होगा जो इन सेल्स के पास नहीं है। ठीक है, उसी तरह हम डाइजेस्टिव टिश्यू का बात करें, जैसे मान लो ये तुम्हारा स्टमक, किसका स्टमक निकाले बताओ, बोलो भाई, कोई तो ईमानदारी से अपना स्टमक दो। ले लीजिए सर, सरकारी है। तुम्हारा स्टमक सरकारी है? सार्वजनिक सर, पढ़ाई के लिए सर। अच्छा, लगता है सार्वजनिक जगहों पे जाकर खूब खाना खाते हो। किसी और के शादी में कभी घुस के खाए क्या? हाँ सर, परसों ही आ रहे हैं। किसी और की शादी से? तो सर अपना शादी थोड़ी ना रहेगा सर, किसी और का ही शादी रहेगा। अबे किसी और का मतलब विदाउट इनवाइटेड है, तेरा शादी अभी होगा भी नहीं, हाँ सर, वही बोल रहे बाल विवाह हो जाएगा वो। वही सर, वही बारात था सर। अच्छा, अब देखो तो मान लो ये वाला सेल जो स्टमक का है वो HCl सीक्रेट कर रहा है। अच्छा, स्टमक में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है आयशा बताएगी, आयशा बताओ। क्या सर? स्टमक में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? सर पेप्सिन। वेरी गुड, पेप्सिन। अभी विभूति बताएगी, विभूति माइक ऑन करो। जरा बताओ कि ये जो पूरा पूरा तुम्हारा HCl है, पेप्सिन है, वो इस स्टमक पे एक्ट नहीं कर पाता, यहाँ पे कौन सा चीज होता है जो स्टमक को बचाता है? म्यूकस। म्यूकस, वेरी गुड, म्यूकस का एक लेयर होता है, इसके लिए अलग से सेल्स होता है। सारा को डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो, बोले भी हैं कि आधा डॉक्टर बना देंगे, जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो जानेंगे म्यूकस किस सेल से सेक्रेट होता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पूरे स्टमक में 3 तरह का सेल है। अब मान लो हम सिर्फ यहाँ का एक टिश्यू काट के निकालेंगे, तो वहां के टिश्यू में सिर्फ HCl रिलीज करने वाला ग्लैंड तो है, मतलब ये टिश्यू सिर्फ HCl रिलीज करेगा, क्या ये पेप्सिन रिलीज करेगा ये टिश्यू? नो सर। नहीं। म्यूकस? नो सर। नहीं। मतलब ये टिश्यू के पास अगर हम मान लो कोई फूड रखते हैं तो वो डाइजेस्ट कंप्लीटली नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं नहीं होगा। सर, नहीं होगा। और नहीं होगा का मतलब ये कि इस ऑर्गन के टिश्यूज में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इस ऑर्गन में तो है ही। ऐसा थोड़ा ना कि अगर हम पूछे स्टमक में HCl रिलीज होता, तुम बोलोगे हाँ, मतलब उसके टिश्यूज में जो प्रॉपर्टी था वो स्टमक में है, बट साथ में इन सब के कोऑर्डिनेशन से HCl रिलीजिंग टिश्यू, पेप्सिन रिलीजिंग टिश्यू और म्यूकस रिलीजिंग टिश्यू, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से स्टमक फूड को एज अ होल डाइजेस्ट भी कर सकता है खुद को बचाते हुए, जो कि इंडिविजुअली ये सब नहीं कर सकता था। पेप्सिन का अगर हम बात करते, मान लो सिर्फ अगर यहां से टिश्यू निकालते, पूछते इसका क्या खास बात, तो बोलते सर पेप्सिन जो है वो एंजाइम रिलीज करता है, बोलेंगे HCl, बोलोगे नहीं, मतलब एसिडिक मीडियम मिलता ही नहीं, पेप्सिन तो एक्टिवेट होता ही नहीं। अच्छा, क्या ये पेप्सिन वाला टिश्यू, अगर पेप्सिन रिलीज हो रहा है तो क्या ये टिश्यू खुद डाइजेस्ट नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता, क्योंकि उसको बचाने के लिए म्यूकस तो था ही नहीं। समझ रहे हो बात? मतलब एज अ होल डाइजेशन इनमें से कोई भी इंडिविजुअली नहीं कर सकता, जबकि स्टमक कर सकता है, स्टमक कर सकता है। ये खास बात है, ध्यान रखना, ये बहुत खास बात है, ध्यान रखना। तो इसीलिए बोले प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। जबकि देखो तो सेल का जो भी फीचर है वो टिश्यू में तो है ही, साथ में टिश्यू में कुछ नया भी है। टिश्यू का जो भी फीचर है वो ऑर्गन में तो है ही, साथ में ऑर्गन में कुछ नया फीचर भी है। वैसा ही ऑर्गन सिस्टम में और वैसा ही बॉडी में। देखो इन सारे के मिलने से ही बॉडी बना है, लेकिन इनमें से कोई भी क्या अकेले जिंदा रह सकता है? अगर हम अपने हार्ट को निकाल कर रख दे तो अकेले जिंदा रह जाएगा? नहीं सर। नहीं रहेगा। मतलब भले ही उन सब के मिलने से हम जिंदा हैं, लेकिन अगर उन सबको अलग कर दें तो वो इंडिविजुअली जिंदा नहीं रह पाएगा। यही है वो बात जिसको हम समझा रहे हैं कि टिश्यू के सर या हायर लेवल पे जो भी फीचर होता है वो उसके लोअर लेवल पे अवेलेबल नहीं होता, हर हायर लेवल पे कुछ नया भी डेवलप करता है। बोलो सजन। तो सर इसमें ये भी तो कह सकते हैं सर, ऑल द ऑर्गन सिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सिर्फ ऑर्गन सिस्टम ही क्या, सारा कुछ तो नहीं, है और ही। सारा चीज जितना भी है। हाँ, तो ये तो अभी तो पढ़े थे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसको यही तो था, वहां पे इंटरडिपेंडेंसी का ही तो बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसमें सर सिर्फ न्यू फीचर, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसमें नए नए फीचर सब आते रहते हैं। हम्म।
बोलो कौन सर? तो क्या करो, कुछ नया नया फीचर आता रहता तो वही पूछ रहे हैं सर कि इसमें जितना भी मतलब सेल से टिश्यू बना और टिश्यू से जो ऑर्गन बना, मतलब एक दूसरे में हमेशा नया नया मतलब कुछ फीचर ऐड होते रहता है। हाँ कुछ नया ऐड होता रहेगा, बिल्कुल हर बार हर लेवल पे, हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ना कुछ ऐड होगा। ठीक है, चलिए एक और लाइन है जिसको लिख लेते हैं। ये सब लिख चुके हो ना? यस सर। सब लोग मिटाएं, मिटाएं ना? Yes, sir. यस सर। ठीक, मिटा दें। एक लाइन लिखिए, या अगर नहीं एनसीईआरटी सबके पास नहीं है, लिखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स all living organisms present past and future, all living organism के बाद ऐसे डैश दे लेना, all living organism डैश देकर present past and future are linked together, all living organisms present past and future are linked together, या linked to one another कर लो, linked to one another, linked LINKED, linked to one another, linked to one another by sharing of a common genetic material, by sharing of the common genetic material, but to varying degrees, but to varying degrees. हो गया? Yes, sir. चलो अब ये बताओ कि इस लाइन का मतलब क्या? हो गया हो तो ठीक। इसमें सर जितना भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है सर, जो मतलब कि हम्म। अभी और जो पहले रह चुका और जो आगे है, वो एक दूसरे मतलब कि इस एक कॉमन है, मतलब कि सेम ही है। जो मतलब कि जो पास्ट में थे सर, वो मतलब अपना जेनेटिक आगे के मतलब को भेजते चले गए, भेजते चले गए, है ना? देखो कहने का मतलब ये है कि इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब लिंक्ड है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब सब लिंक्ड है, डिफरेंस तो है, सब लिंक्ड है, लेकिन ये जो लिंकिंग का जो इंटेंसिटी है, या बोलो कि लिंक्ड है तो कितना लिंक्ड है, ये डिफर करता है। जैसे मान लो हम बात करें अपना और मेरे भाई का, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा लिंक्ड होगा, है ना? कॉमन पेरेंट्स आया तो बहुत ज्यादा लिंक्ड होगा। अच्छा, अगर हम अपना डीएनए या अपना जेनेटिक मटेरियल का बात करें और तुम में से किसी एक के जेनेटिक मटेरियल से मैच करें, तो भी ऑलमोस्ट 99.9% तो 9% लिंक होगा, है ना? हम सबका, जितने भी ह्यूमंस हैं, हम सबका डीएनए इतना परसेंट तो सेम ही है। डिफरेंस कितना है? 0.01 0.1%। 0.1 0.1%, मतलब कि सिर्फ इतना का चेंज से हम सभी में इतना चेंज आया हुआ है। अगर इससे भी कम हो तो समझो चेंज कितना कम हो जाएगा। अच्छा, अगर हम अपना और अपने भाई का बात करें तो डीएनए मान लो ऑलमोस्ट 99.999% सेम है, सेम पेरेंट्स हम लोगों का आया हुआ है डीएनए जेनेटिक मटेरियल। हम अपना और तुम में से किसी से बात करें तो हो सकता है जो हमसे थोड़ा क्लोज हो, क्लोज रिलेटिव्स में, या फिर क्लोजनेस कैसे बोल सकते हैं, अगर हम एंसेस्ट्री पे जाएं तो रिलीजन को भी एक बेस बना सकते हैं। जो भी मेरे रिलीजन का होगा, जाहिर सा बात है उसका एंसेस्टर और मेरा एंसेस्टर कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे तो सेम ही रहा होगा, है ना? जैसे मान लो आज से 100 साल पहले मेरा एंसेस्टर तुम लोगों के एंसेस्टर वाले सेम ही थे, तो जाहिर सा बात है हमारा डीएनए सेम ही रहेगा बहुत हद तक,
तो मान लो हमारे में डिफरेंस 99.99%। ठीक है। अच्छा, बाकी किसी और रिलीजन वालों से हम बात करें, ठीक है, 100 साल पहले नहीं, 1000 साल पहले हमारे भी जो पूर्वज थे सेम ही रहे होंगे 1000 साल पहले। ह्यूमन तो एकाएक 100 तो आया नहीं था, अलग अलग रिलीजन था, जो भी पहला होगा वो सिर्फ एक ही होगा, है ना। तो 1000 साल पहले मान लो कोई दूसरे रिलीजन का भी है, वो भी सेम ही होना जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे में भी 1000 साल में चेंज तो हुआ बट ज्यादा नहीं हुआ। इसको एक और 9 यहाँ ऐड कर देते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ भी एक और 9, यहाँ 2 9, ठीक है। देख रहे हो, मतलब सिमिलैरिटीज अभी भी है ना। अगर हम अपना और अपने भाई का केस में बात करें तो डीएनए 99.9999% सेम है। हम अपना और मेरे ही रिलीजन वाले किसी और से बात करें तो डीएनए 99.999% सेम है। देखो ये सेम का बहुत सारा एग्जांपल्स भी है। तुम बियर्ड का पैटर्न देख सकते हो, बियर्ड का पैटर्न मेल्स में अलग अलग रिलीजन में अलग अलग टाइप का हो जाता है, क्योंकि ये बहुत समय से सेम ही पैटर्न चला आ रहा है ना। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग तो हुआ नहीं कि पैटर्न मिक्स कर जाए कुछ नया बने, जो एक था वो एक तरफ ही रह गया, इस वजह से ऐसा होता है। 12th में इसको और डिटेल में समझाएंगे जब इवोल्यूशन पढ़ाएंगे, वहां पे ये एग्जांपल दोबारा से आएगा और वहां उस एग्जांपल के साथ साथ बायोलॉजिकल कंसेप्ट को ऐड करके बताएंगे कि कैसे इवोल्यूशन होता है, चेंज कैसे आता है। अच्छा, अब हम किसी भी और से बात कर रहे हैं, किसी भी और रिलीजन से, तो 99.99% सेम। अच्छा चलो, अभी इतने से मन नहीं भरा, अब हम अपना क्यों करें, कोई फिर से सामने कौन आएगा, किसका एग्जांपल है? साजन, रेडी हो? हम तो हमेशा रेडी है सर। ठीक है, ये रहा साजन, इसके जेनेटिक मटेरियल को कंपेयर कर रहे हैं एक चिंपैंजी से, चिंपैंजी से। गोरिल्ला से करेंगे, रुक जाओ, तुम बोल दिए, उससे भी करेंगे। तो चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, सिमिलैरिटीज होगा नहीं होगा? होना तो चाहिए। 98% सिमिलर होगा, थोड़ा और डिफरेंस बढ़ा। चलो तुम गोरिल्ला बोले थे, तुम्हारे पसंद पे, तुम्हारे चॉइस पे बाल नाखून ज्यादा हो गया ना सर, गोरिल्ला भी रेडी है। इसका 97% सेम होगा। इतना भी मन नहीं भरा तो लो, तुमको किसी डॉग से कंपेयर करते हैं, डॉग के जेनेटिक मटेरियल से। यहाँ चार भी टांग पे चलता है सर वो। यहाँ भी सिमिलैरिटी होगा बट मान लो 95% ही होगा। समझ रहे हो, है तो एनिमल ही ना, एनिमल ही, ऊपर से तो हम दोनों मैमल हैं। हम बात करें और डॉग से किसी से बात करें तो हम सब और डॉग दोनों ही मैमल है, मतलब सिमिलैरिटी थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो देख रहे हो, मतलब सब में सिमिलैरिटी है। देख रहे हो, डॉग भी हमसे 95% सेम ही है, डिफरेंस सिर्फ 5% का है। मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कभी पहले था, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो होगा, वो सब आपस में लिंक्ड है, कोई भी अलग नहीं। जेनेटिक मटेरियल सबका सेम है, हम सबका स्टार्टिंग किसी न किसी वायरस से ही हुआ है, सिंगल सेल्ड डीएनए, ठीक है। तो वहां के बाद सब कुछ सेम चलता आया बट विथ डिफरेंस। इतना ज्यादा एवोल्यूशन सर, इतना ज्यादा। अगर जानना हो इवोल्यूशन तो कल के बाद फ्राइडे से तुम MWF में भी ज्वाइन कर सकते हो, 12th में इवोल्यूशन पढ़ाएंगे, समझ में आ जाएगा। इवोल्यूशन सबसे लंबा चैप्टर में से एक है। जरूर सर, कितना वहाँ अच्छा। स्टार्ट करेंगे आखिर अर्थ पे लाइफ कैसे आया, पहला सेल कैसे बना, वहां से कहानी शुरू होता है। मजा आता है वहां भी पढ़ने का, अपना मजा है। बायोलॉजी का एंजॉय करना चाहिए, यहाँ बहुत मजा आता है, बस चीज इंटरेस्ट समझ में आना चाहिए। पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत फैसिनेटिंग लगता है पहले। बड़ा सिंगल सेल आया होगा सर पहले। हाँ, सिंगल सेल आया। खैर चलो, ये समझ गया ना कि सब में सिमिलैरिटी है बट देखो डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, सब में डिफरेंसेस का लेवल अलग अलग है, बाकी जेनेटिक मटेरियल तो एज अ होल सेम ही है, कॉमन ही है। समझे बात? समझे? चलिए, ये भी हो गया। अब अगला हेडिंग इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये तो अगले क्लास का चीज हो गया, ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया, आधा चैप्टर खत्म हो गया। अगला हेडिंग डाल लीजिए। ये लाइन समझ गए ना कि अभी भी दिक्कत है? नहीं सर। ये हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब आएगा। अभी तक जो पढ़े थे वहां पे 3-4 लाइन जो फोकस कराए ना सर, क्वेश्चन वहीं से होता है, बट अभी जो पढ़ेंगे अगले क्लास से, इसमें क्वेश्चन खूब होता है। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। लिविंग वर्ल्ड, जरा कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी, या ऐसा बताएगी, ऐसा 9th को बच्चे से पढ़िए। The differences. डिफरेंस, वेरी गुड। नेचर में डिफरेंस।
मतलब लिविंग वर्ल्ड में कितना डिफरेंस है, यही हम लोग अच्छा। पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंस। फिर उस डिफरेंस को यूज करने के लिए या खत्म करने के लिए हम लोग क्या क्या किए ये जानेंगे। ठीक है, और सर कहाँ से आया वो एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। कहाँ से आया मतलब बायोडाइवर्सिटी सर कहाँ से है, मतलब डिफरेंस कहाँ से शुरू हुआ सर, वो एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। देखो एक्चुअली उसका बेसिक आइडिया तो तुमको 10th में ही मिल जाना था, बट इवोल्यूशन वाला पार्ट ही एनसीईआरटी डिलीट कर दिया सीबीएसई, है ना, तो अब कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, सर फ्राइडे को होगा क्या सर 12th का एवोल्यूशन की मंडे को? नहीं फ्राइडे से शुरू होगा, ठीक है। हम लोग का फ्राइडे से। आज वेंसडे, कौन दिन है आज? आज ट्यूसडे। ट्यूसडे, हाँ, तो कल उनका चैप्टर खत्म करेंगे, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर उनका चालू होगा। ठीक है, यस सर। चलिए।